चल तो विक्रमादित्य के दरबार में 9 लोग रहते हैं। इसमें से पहला व्यक्ति कौन है? कालिदास। क्या नाम है? कालिदास। इन्हें 2 उपाधियों से नवाजा गया है। कवि, कुल गुरु कहा जाता है, प्लस भारत का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, है ना? और बात आती है शेक्सपियर की 2 रचनाओं के नाम बता दो। पता है? तो शेक्सपियर की 2 रचनाओं के नाम। शेक्सपियर की 2 रचनाओं के नाम। दो प्रश्न रचनाएं हैं। एक है हैमलेट। क्या नाम है? हैमलेट प्लस रोमियो जूलियट। हाँ, रोमियो जूलियट। ये 2 इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नहीं कहते हैं? अरे सही रचना है। क्या नाम है? हैमलेट है। हाँ, हैमलेट, रोमियो जूलियट। जिनमें रोमियो लड़का है, जूलियट अब इनकी कुछ रचनाएं ऐसा, जैसे मेघदूतम, मेघदूतम, रघुवंश, है ना? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, मालविका नमित्रम, मालविका नमित्रम। ये रचनाएं हैं। कौन कौन सी? मेघदूतम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका नमित्रम। और कोई रचना याद है? बताओ। अरे वो कुछ रचनाएं हैं। नहीं, अरे बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं ये सब जितने बता रहे। ये आज तो नहीं और एक है ऋतु संहार। कौन सी रचना है? ऋतु संहार। विक्रमो वर्षीयम, विक्रमो वर्षीयम, कुमार संभव, कुमार संभव। ये रचना है कालिदास। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका नमित्रम, ऋतु संहारम, विक्रमो वर्षीयम, कुमार संभव। ये इतनी रचनाएं हैं। ऐसा ठीक। एक रचना का हो, ये हो गया। दूसरा भी है बेताल भट्ट। बेताल भट्ट, इसको तो पता है कौन था? ये मतलब जादूगर टाइप आदमी है ना? हाँ, जादूगर। हाँ, वही जादूगर टाइप आदमी। तो बेताल भट्ट भी जादूगर। दूसरा नाम है धनवंतरी। क्या नाम है? धनवंतरी। चिकित्सा से संबंधित, वो भी शल्य चिकित्सा से संबंधित। शल्य चिकित्सा के क्या थे? विद्वान थे। इनकी एक रचना बनाई जाती है नवनीतकम। नवनीतकम ये भी प्राप्त है।
धनवंतरी के बारे में कहा जाता है, ये जो धनवंतरी है एक और धनवंतरी जो धनतेरस वाले दिनों को बना गया, जब राक्षस और देवता मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे, उनमें से जो रत्न निकला था उनमें से एक रत्न भाई साहब धनवंतरी ये भी निकले, लेकिन नाम अलग अलग है, वो अलग है, ठीक है धनवंतरी, ठीक है सर। नवनीत का मिनकी रचना रचना ये इनकी क्या रचना है नवनीत को, तो पूछ लेगा तो बता देगा नवनीत किसकी है, तो धनवंतरी की, ठीक है। अगला नाम क्या है, वराह मिहिर, क्या नाम लिखेंगे लोग, अगला प्रसिद्ध नाम है वराह मिहिर। ये क्या थे, ये ज्योतिष के विद्वान, किसके, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के विद्वान थे। क्षेत्र क्या है इनका, ज्योतिष। और कौन नाम है, अमर सिंह, क्या नाम है, अमर सिंह की एक रचना है प्रसिद्ध अमरकोश, कौन सी रचना है, अमरकोश, और ये व्याकरण से संबंधित, ग्रामर से संबंधित काम करते हैं अमर सिंह। एक बहुत बड़ा नाम है छपड़ा, है ना, और एक बहुत बड़ा नाम है घटकर्पर, घटकर्पर, छपड़ा घटकर्पर। नहीं देख नहीं पढ़ा, मैं जो नाम भूल रहा हूँ उनसे बता देते हैं, पूरा नाम आ जाएगा। संग और वरुच, घटकर्पर, संग और वरुच, और वरुच, ठीक। हाँ, नोट में जो पॉइंट लिखना है, जो नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, ये यहाँ पर लिखना है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं थे, आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं थे। यहाँ आर्यभट्ट को लेकर के कुछ और बातें लिखती हैं। आर्यभट्ट की एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जिसका नाम है आर्यभटीयम, नाम सुना है, आर्यभटीयम, आर्यभटीयम की एक शानदार बात बताओ, ये उस समय के साहित्य में एकमात्र ऐसी किताब है जिस पर रचनाकार का नाम लिखा होगा, और किसी भी रचना पर रचनाकार का नाम नहीं मिलता। इस पॉइंट को यहाँ पर लिखना है, एकमात्र किताब या इस ग्रंथ पर रचनाकार का नाम नहीं मिलता है, रचनाकार का नाम मिलता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझना इस बात को कि आर्यभट्ट से और ब्रह्मगुप्त से संबंधित दो बातें हमारे सामने आती हैं। आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि जीरो की खोज, राइट, दशमलव सिस्टम को दिया हुआ, और पृथ्वी के चक्कर के विषय में बताया कि पृथ्वी चक्कर काट रही है सूर्य के साथ, इस बारे में बताते हैं। इसी बीच में एक और विद्वान हमको दिखाई देता है, आर्यभट्ट बिहार के रहने वाले, ध्यान रखें कहाँ के रहने वाले थे, आर्यभट्ट जैसे बिहार का रहने वाले, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान के भीनमाल नाम की एक जगह पर एक और व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने आर्यभट्ट की बड़ी कटु आलोचना की। उस व्यक्ति का नाम मिलता है ब्रह्मगुप्त। क्या नाम मिलता है, ब्रह्मगुप्त।
ब्रह्मगुप्त ने अपने जीवन में जो सर्वाधिक आलोचना करते हैं वो इन्हीं आर्यभट्ट की करते हैं। किसी करते हैं? आर्यभट्ट की करते हैं, और किसी की नहीं करते। सबसे ज्यादा तगड़ी आलोचना अगर उस बंदे ने किसी की की तो आर्यभट्ट की थी। और ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट के जीरो वाले विषय पर सबसे तीखी टिप्पणी की ब्रह्मगुप्त ने, और बहुत जगह पर यह डिबेट का विषय है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं बल्कि ब्रह्मगुप्त ने किया। समझ में आ रहा है? दशमलव सिस्टम नो डाउट आर्यभट्ट का, दशमलव सिस्टम नो डाउट किसका है? आर्यभट्ट का है। लेकिन ब्रह्मगुप्त से संबंधित जब भी मामला आता है तो वहां पर ये डिबेट का मामला हो जाता है कि शून्य का संदर्भ दो जगह पर आता है, एक तो आर्यभट्ट के समय में आता है और एक ब्रह्मगुप्त के समय में। तो इन दोनों से संबंधित जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं, चार विद्वानों के नाम दे देंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन से विद्वान का जन्म भीनमाल में हुआ। तो राइट आंसर ब्रह्मगुप्त। तो भीनमाल कहाँ है? राजस्थान में। चार किताबों के नाम दिए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी किताब में रचनाकार का नाम मिलता है। तो राइट आंसर आर्यभट्ट। चार विद्वानों के नाम दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से विद्वान का विषय ज्योतिष रहा है। समझ रहे? इनका यानी कि आर्यभट्ट का मुख्य विषय जो रहा है वो गणित है, लेकिन इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया है ना। इसके क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया। आगे और हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक बहुत बड़े रचनाकार मिलते हैं जिनका नाम मिलता है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की एक बेटी का नाम मिलता है जिसका नाम है लीलावती, जिस पर उन्होंने एक प्रमाणिक ग्रंथ लिखा। और लीलावती गणित से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, नहीं माना जाता? जबकि लीलावती भास्कराचार्य की बेटी का नाम, और उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक गणित किताब लिखा है। ठीक है? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्न थे, जिनमें हम लोग सबसे बड़े विद्वान आर्यभट्ट को शामिल नहीं करते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है जिसका नाम है आर्यभट्ट। सबसे शानदार बात यह कि उस किताब पर रचनाकार का नाम मिलता है, स्पष्ट है, और किसी भी नाम पर रचनाकार का नाम नहीं मिलता। यही वजह है इस बात को प्रमाणित तरीके से करने की कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर कहीं पर भी कौटिल्य के नाम का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए अभी भी डाउटफुल है कि क्या वास्तव में कौटिल्य हुए थे, चाणक्य नाम के विद्वान हुए थे या नहीं हुए। इसका दूसरा प्रमाणिक एविडेंस मिल जाता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला मेगास्थनीज वो पूरा का पूरा प्रशासन समझा देता है। चंद्रगुप्त के राज दरबार प्रासाद यानी कि महलों के बारे में वर्णन कर देता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी नहीं बताता है अपने ही कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर ही एक प्रकार जिसका नाम है चाणक्य, उसके बारे में वो व्यक्ति एक शब्द नहीं लिखता, यहाँ तक कि उसके नाम का उल्लेख तक नहीं करता है, और सारे अधिकारियों का उल्लेख करता है। तो इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या सच में थे या नहीं थे। अगर थे तो मेगास्थनीज की नजरों से कैसे बचे, और मेगास्थनीज इतनी बड़ी हिमाकत कैसे करता है, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे ऐसे कैसे, एक बार भी तो नाम मेंशन होना चाहिए था ना। कहीं ना कहीं आप कहीं नहीं लिख रहे, जब आप प्रशासन लिख रहे हैं उसके प्रशासन बता रहे हैं कि जो मौर्यकालीन प्रशासन है वो समितियों के माध्यम से चल रहा है। 6 समितियां बनाई गई, एक समिति में 5-5 लोग होते हैं, इसे बता रहे हैं। उन्हीं प्रशासन में गुप्तचर विभाग भी तो है। गुप्तचर विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी कौटिल्य है, उसके नाम पर उल्लेख नहीं करते। समझ आने वाली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस समय के जितने समकालीन ग्रंथ किसी ने भी आपका नाम नहीं लिया। तो मार्क्सवादी इतिहासकारों में ये बहस का वर्तमान समय में मुद्दा है कि कौटिल्य नहीं कौटिल्य। आरएसएस की लॉबी में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आरएसएस चाणक्य ने जो भी किताब अर्थशास्त्र लिखी उसमें 19 अर्थशास्त्रियों को उल्लेख मिलता है, जबकि अर्थशास्त्र पर ही डाउट है। बता क्या रहे हैं, उसमें 19 अर्थशास्त्रियों का, वो भी भारत के प्राचीन महर्षि ऋषि थे वो, और वो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे। दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्ता और राणा डेटा, बहुत बड़े विद्वान थे, एडम स्मिथ टाइप।
भाई हम लोग अगर पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के जनक कौन मानेंगे तो एडम स्मिथ मानेंगे। तो आरएसएस इस बात को नहीं मान रही कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र, उनको इंडिया से चाहिए। उन्होंने इस बात की खोज कर डाली कि अर्थशास्त्र में 19 अर्थशास्त्रियों के नाम भी वो बेहतरीन इकोनॉमिक्स, एक नहीं बता रहे हैं, 19 बता रहे हैं। कितने? 19 बता रहे हैं। मार्क्सवादी इस बात को लेकर के हैरान है। पहले तो ये प्रमाणित करो कि अर्थशास्त्र है किसकी, पहले तो ये प्रमाणित करो इसकी रचना किसकी है, क्योंकि वो सवाल खड़ा कर चुके हैं। लेफ्टिस्ट वालों के पास जो मामला है वो ये कि वो जितनी भी बात करेंगे वो तर्क के आधार पर, किस आधार पर, उसके पीछे फैक्ट देंगे। अगर वो कोई भी बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे 101% एक रेलेवेंट फैक्ट होगा, और जिसको आपको काट पाना बड़ा मुश्किल काम है, काट पाना बहुत मुश्किल काम है। आरएसएस जब भी कोई बात करेगी हमें बात करेगी, फैक्ट नहीं होगा उनके पास, भावनाओं में आ जाती है। मार्क्सवादियों की ये बात कहां किस हद तक काटोगे, क्यों नहीं लिखा भाई मेगस्थनीज ने नाम, भाई दूसरा आदमी का छोटा मोटा आदमी, कई जगह पर वो चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी, और ऐसे आदमी का तो नाम काटते रहे। चलो चंद्रगुप्त जैसे क्या कह रहे हैं, ये आरएसएस ने इस बात को बढ़िया एक फैक्ट जो उन्होंने दी वो बढ़िया बात कही कि जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त के नाम का मेंशन नहीं किया। ये एक बड़ा मुद्दा तो लोगों के सामने आ रही, कैसे हो सकता है कि चंद्रगुप्त का नाम ना आया हो अर्थशास्त्र में, वो उसी का चेला, उसी आदमी ने बनाया उसको। तो ये डिस्कस करने के बाद, बहस करने के बाद ये मामला सामने आया कि नहीं चंद्रगुप्त राजा बना ही नहीं था, उससे पहले लिख दी गई थी अर्थशास्त्र। तो जब वो राजा बने नहीं था तो राजा का नाम कैसे आ जाएगा, ये थोड़ा लॉजिक था। तो मार्क्सवादी चलो मान लेते ये बात सही है, तब उन्होंने ये खोजबीन कर डाली। तो मेगास्थनीज के समय तो चंद्रगुप्त राजा भी था, वो प्रधानमंत्री भी था, वो सब कुछ कर रहा है मेगास्थनीज, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? कहीं ऐसा तो नहीं चाणक्य नाम का व्यक्ति हाइपोथेटिकल, मतलब पूरी तरह से एक मिथ हो, पूरी तरह से काल्पनिक कथा की तरह जोड़ी गई हो। ये बहुत बड़ी डिबेट है इंडियन हिस्ट्री में, जिसको लेकर के अभी ये मुद्दा सॉल्व नहीं, लेकिन हम लोगों को पढ़ते ही जो कि अर्थशास्त्र डेटा वाले तो आचार्य चाणक्य ने लिखी बस बात करते है ना, वो अलग मुद्दा है, डिबेट होगी कि नहीं होगी वो अलग, ठीक है ना। ये हो गया भाई। अगला नाम क्या लिखा था लोगों ने? कुमार, है ना? उसके बाद उपाधि लिखा है, कुमार का समय लिखा हुआ होगा 400 400 हाँ, उपाधि में क्या लिखा था इससे? महेंद्र, है ना? बस और यहाँ महेंद्र जहाँ आपने लिखा है, यहाँ पर एक और शब्द लिख दो, परम भागवत। अपने पिता की भांति किसने भी खुद को परम भागवत कहा? क्या कहा है? खुद को इसने परम भागवत। गुप्त वंश में 3 ऐसे शासक हुए, गुप्त वंश में ऐसे 3 प्रसिद्ध शासक हुए जिन्होंने खुद को परम भागवत कहा। क्या कहा है? परम भागवत। एक तो नाम हो गया कुमारगुप्त का, एक तो नाम हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। आगे जब एक और नाम पढ़ेंगे तो एक नाम और पढ़ने को मिलेगा, नरसिंह गुप्त बालादित्य। नरसिंह गुप्त बालादित्य। ध्यान रहे इस बात का कि नरसिंह गुप्त बालादित्य जो है ये मूलतः है तो बौद्ध धर्म को मानता है, लेकिन उपाधि बनने लगी है क्या? परम भागवत। परम भागवत, ये इंपॉर्टेंट मामला है। नेक्स्ट यहाँ पर मामला थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, इस आधार पर जैसे मैं पूछूं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य वंश था, उनका जो प्रतीक चिन्ह था या राजकीय जो चिन्ह था वो क्या था?
ना देख गरुड़, राजकीय चिन्ह क्या था? मोर था। क्या था? मोर। मैंने ये पहले ही दिन बताया था, ड्रोन बेडल नाम का एक महोदय हुआ, बताया देगा। ड्रोन बेडल नाम के व्यक्ति हुए, ड्रोन बेडल नाम के एक महोदय हुए, जिन्होंने अशोक के पिलर के जो इंस्क्रिप्शन थे उसके बेस पर यह साबित किया कि मोर इनका राजकीय चिन्ह। किसका? मौर्यों का। अब मैंने तुम लोगों को अगर ध्यान हो तो ये भी बात बताई कि जो गुप्त लोग थे वो विष्णु धर्म या वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन सा धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म। तो वैष्णव धर्म को मानते थे तभी ये लोग अपने आप को परम भागवत कहते थे। तो अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश के लोगों का राजकीय चिन्ह क्या होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऐसा सुने तो मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या है? मोर। और गुप्तों का क्या है? गरुड़। लेकिन यहाँ यही तो मामला है। लेकिन ऐसे शासक गुप्त वंश में कितने हुए जिन्होंने गरुड़ चिन्ह को छोड़ करके मोर चिन्ह को अपना राजकीय चिन्ह बना लिया? ये भी सवाल है। समझ आ रहा है? इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि गरुड़ पर जो चिन्ह था राजकीय सिंबल, उसको छोड़ दिया और किसको अडॉप्ट कर लिया लोग? मोर के। जो कि मोर किसका था? आगे देखिए, मिला तुमको वहां ड्रोन मेडल? ड्रोन मेडल मिला? ठीक। हाँ, क्या लिखा भैया आप लोगों ने इसमें? आगे क्या लिखा है? सर्वाधिक कहाँ लिखा? सर्वाधिक इसमें क्या थी? मंदस्वर है ना? विल्सन अभिलेख है और मंदस्वर अभिलेख। ठीक है। और शासन है हमारा है। आगे इसने जो बहुत बड़ा काम किया तो ये इसने क्या बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्या बता दिया है? इसमें आगे क्या लिखना है? नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की? नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हुई है? स्थापना। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है। और इसी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा। वर्तमान समय में कहां है? तो बिहार में एक जगह है राजगीर। कहाँ है? राजगीर में एक जगह है बड़गांव। क्या नाम है? बड़गांव। वहां पर ये वर्तमान समय में। ठीक है। इसमें एक पुस्तकालय हुआ करता था। क्या पुस्तकालय? इसमें एक पुस्तकालय हुआ था धर्मगंज। क्या नाम था? धर्मगंज। इसमें धर्मगंज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इस तरह से ये 3 लाइब्रेरीज थी यहाँ। उस मित्र जाति का अटैक हुआ था बता? इसने लिख लिया था इसको? नहीं लिखा है। हाँ? आप दिखा दो, बता दीजिए। ठीक, इसमें लिखना। इसको लिख लेना अभी।
इसके समय उससे मित्र जाति का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण को इसके स्कंद को ने विफल कर दिया। हाँ, तो तुम बताओ, ये कुमार गुप्त का जो मामला है, ये डेट, राइट, क्या है ये डेट है। अब ये बताओ कि इसको हम कौन सी शताब्दी ईस्वी कहेंगे? कौन सी शताब्दी ईस्वी कहेंगे? नहीं, जैसे कुछ नहीं होता है, तुम बताओ कौन सी शताब्दी ईस्वी कहेंगे? अगर मान लो सवाल उन्होंने दे दिया शताब्दी ईस्वी से या शताब्दी ईसा पूर्व से, तो क्या नाम बताओगे? क्या चल रहा है इसमें? मतलब अगर तुमसे ये सिंपल बात कह दी जाए कि गुप्त वंश किस शताब्दी ईस्वी में थे, ये कैसे पता चलेगा कौन सी शताब्दी ईस्वी में? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? बताओ। 5th सेंचुरी। कौन इनसे इत्तेफाक रखता है? हाँ, कर दो। अच्छा, इत्तेफाक मतलब नहीं समझता। कैसे पता चला? इधर ये क्या चल रहा है? तुम किस सेंचुरी में जी रहे हो? तुम किस में जी रहे हो? इतनी मूवी थी तुम्हें 30 में जी रही, पक्का? ये कैसे हो गया? ये लिखा है 20, किसी को बढ़ाना है 1 आगे, 21 हो गया 21 21वीं शताब्दी। ये 400 है कि नहीं है? इसी को एक और बढ़ा क्या हो जाएगा? राइट। ये घटना 5वीं शताब्दी कब तक कहलाएगी? 499 तक घटना क्या कहलाएगी? 5वीं शताब्दी की। और जैसे ही घटना 500 हो गई, अब दूसरी इंपॉर्टेंट, अब ये कुमार गुप्त जो है ये 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में है, उत्तरार्ध में है या मध्य में है? अरे सही बोल रही है, एकदम सही बोल रही है। तो बोला मध्य में बोला भाई। पूर्वार्ध कब कहेंगे? 400 से लेकर के, मेरी बात नहीं सुनते, 401 से लेकर के 449 तक ये है पूर्वार्ध। जैसे ही आप 50 पे आ गए दैट इज मध्य, और जैसे ही यमन के बाद 99 पे आए ये हो गया उत्तरार्ध। ये भी तुम्हारे लिए बड़ा सवाल है। हाँ, तो मध्य में जी रहा है ना, मध्य में जी रहा भाई। ये इधर वाला भी देखो, समझ आ रहा है ना? तो पूर्वार्ध क्या होएगा? पहले 50 से पहले रहेगा तो पूर्वार्ध रहेगा, 50 के बाद हो रहा है तो मध्य रहेगा, और ज्यादा जा रहा है तो उत्तरार्ध हो जाएगा। 60-70 पे पहुंचा क्या हो जाएगा? उत्तरार्ध हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये भी ध्यान रखना, ये मामला कब का है? हाँ, नहीं, गुप्त वंश कब का है मामला? 5वीं शताब्दी का। कितनी शताब्दी का मामला है? अगर यहीं पर ये होता कि 415 से लेके 455 बीसी, तो इसको क्या कहते हैं? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्या कहते थे इसी को? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं कहते थे। उसमें क्या होना भाई? इसके समझ में क्या हुआ? ये हुआ बस बात करूं। आगे दूसरा कौन है? स्कंद गुप्त। इसका नाम लिखा दिया है ना, उपाधि लिखा दी थी सर। आपने बताया बहुत कुछ था, क्या कहते हैं? कुमार गुप्त के बारे में कहाँ में मिलता है? बताया था क्या? हाँ, इसको लिखो, इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, इसका उल्लेख, इसका उल्लेख स्कंद गुप्त के
इसका देखो कितने भीतरी लेख में मिलता है, भीतरी लेख में मिलता है। सही, ये इसमें अंजलि में सही ध्यान देना, भीतरी लेख में मिलता है। यहाँ पर और पॉइंट तो भीतरी लेख, तो कहाँ गई भीतरी लेख? तो गाजीपुर। कहाँ है? गाजीपुर। ठीक, गाजीपुर दो बात पेड़ वहां से। एक तो यहाँ पर क्या है? कॉर्नवालिस की समाधि या कॉर्नवालिस की क्या है? कब्र। ओके, कॉर्नवालिस एक बड़ी शानदार व्यवस्था के लिए जाना जाता है 1793 की अस्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। कौन सी व्यवस्था? अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था के लिए बंदा जाना जाता है ना, जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम कहते हैं। ओके, कॉर्नवालिस इस बात के लिए जाना जाता है जिसकी कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। बात क्लियर हो गई? कॉर्नवालिस को और भी कुछ कह सकते हैं क्या? कॉर्नवालिस कोड भी आया है, लेकिन जानना है खाली, लिखना नहीं। नेक्स्ट अगला नाम है, ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन? गाजीपुर, है ना, प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक पॉइंट लिख लो, अफीम युद्ध, ये हमेशा ध्यान रहेगा। ये कब हुआ? 1839 से लेकर के 42 तक। तो ये हुआ किसके बीच में? ब्रिटेन और चीन के बीच में। ब्रिटेन और चीन के बीच में, जिसमें चीन हार गया, ब्रिटेन जीत गया। ये था, थोड़ा ध्यान रखना। ये तो बताया ना, नहीं तो नहीं बताया। और तो बताया वो तो चंद्रगुप्त कुमार गुप्त का मंद सौर लेख वगैरह बताया ना, है ना, वो हाँ विल्सन और मंद। हाँ ये लिखा है, बहुत इसको लिखा देता हूँ। समझ नहीं आ रहा था कुछ क्लास की वजह से, कल नहीं आया कल बारिश आ रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, बात हो सकती है। सर वो ना लिखा था, आपने ना लगता कि फर्स्ट पीछे हो गया था। देखने के जवाब हां सही बात। आगे देखो, आगे अभी थोड़ा और देखना है, अभी मामला भी क्लियर है। जल्दी नहीं आगे इसलिए इसका अगले देखो आपको बढ़िया। एक कौन सा है इसका? विल्सन अभिलेख, विल्सन अभिलेख, है ना। इस विल्सन अभिलेख में पॉइंट गुप्त वंशावली मिलती है। क्या मिलती है? गुप्त वंशावली मिलती है। ये प्रश्न। नेक्स्ट मंदसौर अभिलेख, कौन सा? मंदसौर अभिलेख। और ये मंदसौर अभिलेख होगा मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है? गुजरात के, इसके पहले का रचना किसने की? तो वत्स भट्टी। किसने की? वत्स भट्टी ने बताया था। हाँ वत्स भट्टी ने की थी। वत्स भट्टी ऐसे लिखा है सही। अरे ठीक अरे ऐसे लिखा है, गलत लिखा। सही ना और क्या ऐसे नहीं बहुत ठीक है। इसमें क्या है? गुजरात के लाट प्रदेश, गुजरात में लाट प्रदेश में होता है, गुजरात के लाट प्रदेश की तंतुआय, क्या नाम है? तंतुआय या रेशम श्रेणी, तंतुआय भी कहते हैं या रेशम भी कहते हैं, कॉटन भी कहते हैं। गुजरात के लाट प्रदेश की तंतुआय या रेशम श्रेणी ने, रेशम श्रेणी ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में सूर्य मंदिर का निर्माण है। सूर्य मंदिर का, सही बात। सूर्य मंदिर का निर्माण कश्मीर में भी है, पता है बात? सूर्य मंदिर का निर्माण वहां भी हुआ है।
कम पड़ गए इसके लिए लास्ट में आइए मतलब पौधे की ठीक है, हो गया। अब आगे लिखो अष्टम। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? अष्टम गुरु। स्कंद क्या समय होगा भाई इसका? 467 AD। ओके, इसकी एक उपाधि मिलती है क्रमादित्य। क्या नाम है इसका? क्रम। ओके, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक, अंतिम कौन? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके समय हुणों का आक्रमण, हुणों का आक्रमण, इसने हुणों को पराजित, बहुत बढ़िया। ठीक, एक प्रसिद्ध अभिलेख इसका क्या मिलता है? जूनागढ़ है ना इसका, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि है ना, यहाँ जूनागढ़ के आगे इस देना, इसके पता चल जाएगा इसी का, इसके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण वर्णदत्त प्लस चक्रपालित के माध्यम से करवाया, वर्णदत्त एवं चक्रपालित के माध्यम से कराया। वर्णदत्त चक्रपालित, वर्णदत्त और चक्रपालित, चक्रपालित ठीक भाई, हो गया। बढ़िया पॉइंट। अगला नाम है नरसिंहगुप्त बालादित्य। क्या नाम है? नरसिंहगुप्त बालादित्य। बस दो पॉइंट पूछना होगा। जैसे ये क्या गुप्त वंश के? हाँ, उपाधि है इसकी परम भागवत, परम भागवत।
लेकिन धर्म इसका कौन सा था? बौद्ध। ये धर्म नेक्स्ट इसके समय हूण नरेश, कौन? हूण नरेश मिहिरकुल, मिहिरकुल ने आक्रमण किया, आक्रमण किया लेकिन पराजित हुआ, पराजित हुआ और बंदी बना दिया, और बंदी बना दिया। कौन सा गोल्डन रेस? हाँ, लेकिन माता के कहने इसमें ही अपनी माँ के कहने पर मिहिरकुल को मुक्त कर दिया, मिहिरकुल को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। और मिहिरकुल कश्मीर भाग गया, कश्मीर भाग गया, कश्मीर भाग गया। कौन भाग गया? कश्मीर में, है ना क्या? उसके बाद यही मिहिरकुल फिर मालवा नरेश यशोधर्मन के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर? मालवा नरेश यशोधर्मन के ऊपर अटैक करेगा। फिर मालवा नरेश यशोधर्मन क्या करेगा? मार देगा, चरणों की वंदना करवा देगा, विजित लिखा देगा। कितने आ रहे हैं? बहुत खतरनाक लोग, तुम्हें पता नहीं? बहुत खतरनाक लोग, बहुत खतरनाक, जरूरत से ज्यादा कर दिया आप बहुत खतरनाक लोग थे। हो गया ये? अगला नाम है भानुगुप्त। यही लिख लो अगर मरो, नहीं पता नहीं कब मिले मौका मिले नोट करने को। मालवा नरेश यशोधर्मन ने, मालवा नरेश यशोधर्मन ने मिहिरकुल को पराजित कर अपने चरणों की वंदना कराई, अपने चरणों की वंदना कराई और पीठ पर, और इसके पीठ पर विजय लिखा दिया। ये जीत लिया गया है, सही है ना? विजय लिखा दिया। हमारे साथ क्या हुआ? जब भी अपनी पत्नी के पास जाएगा, अपने लोगों के पास जाएगा, जब शर्ट उतारेगा तो पीछे क्या लिखा है? विजय। ओ अरे यार, तो पीठ नहीं दिखा पाएंगे। अगला नाम क्या है? भानु। क्या नाम है? भानु। इसमें एक मात्र पॉइंट पूछा है, एरण अभिलेख यहाँ लिखा, इसके एरण अभिलेख, एरण अभिलेख से जो कि 510 एडी का है, इसके एरण अभिलेख से सती प्रथा का, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। बात आगे सती प्रथा को समाप्त किसने किया है? पहले अल्बुकर्क ने भी समाप्त किया है, इसका भी रोल आता है। अकबर का भी आता है, किसका आता है? अकबर, है ना? अकबर का भी नाम आता है। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिन, लॉर्ड विलियम बेंटिन ने समाप्त किया था 1829। ओके, प्रयास किसका था इसमें? प्रयास ज्यादा किसने किया? राजा राम मोहन राय।
ठीक है ना। ये 1829 में कहां समाप्त हो रहा है? बंगाल में। कहां समाप्त हो रहा है? बंगाल में। संपूर्ण देश में कब? संपूर्ण देश में कब? संपूर्ण देश में सभी प्रथा अवैध करार दी गई, इलीगल हो गई। कब? 1830। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। हो गया भाई? हो गया भाई? आगे गुप्त प्रशासन क्या लिखा है? ये हो गया ना? अरे नहीं, अभी हुआ नहीं। नहीं, एक पॉइंट होगा। एक नाम लिखा है विष्णुगुप्त। नाम लिखा है विष्णुगुप्त। यहाँ पर एक मात्र पॉइंट लिख दो, यह गुप्त वंश का अंतिम शासक। हो गया? बस बस सर। ओके। अभी पूरा लिखना है। लिखना है क्या? गुप्त प्रशासन है ना? इसमें देखो क्या सम्राट है, इसके बारे में क्या लिखना? गुप्त प्रशासन में, गुप्त प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्राट होता था। सम्राट होता था जो राजतंत्रात्मक तरीके से शासन चलाता था एवं एक परम भागवत, एक परम भागवत, परम भट्टारक, विक्रमादित्य जैसी महान उपाधियां धारण करते, जैसी महान उपाधियां धारण करते। मेन आदमी कौन है? सम्राट। अब आगे यहाँ पर लिखना है केंद्रीय प्रशासन।
केंद्रीय प्रशासन आगे अधिकारी, उनके इस केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन आदमी अधिकारी। ये हो गया प्रधानमंत्री मान लो आज की तरफ। अब ये हो गए उनके कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। फिर मंत्री परिषद के मिनिस्टर। मंत्री परिषद बड़ी होती है, ज्यादा पावरफुल होते हैं कैबिनेट। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का कौन उल्लेख है? कितनी बार? कितनी बार? एक बार। कहां पर उल्लेख? सर कोई बात नहीं, बता दीजिए। पढ़े लिखे लोग नहीं बता दिया फिर भी ऐसे पूरी बेइज्जती कर देते हैं एक साथ। हो गया भाई, इधर हो गया। केंद्रीय प्रशासन में पहला नाम है, पहले अधिकारी का नाम है कुमारा मार्ग। पहला अधिकारी कौन है भाई? कुमारा मार्ग। बहुत सुंदर बात, मैं तुरंत अभी सब सुंदर बात। ये तो हमको तो इसको नहीं लिखी, कोई बात नहीं, मैं इसको लिखा था। केंद्रीय प्रशासन में कौन है? कौन है? पहला नाम है कुमारा मात्य, है ना। ये आज के आईएएस की तरह, आईएएस की तरह, ठीक। तुम्हारा मात्य ये आज के आईएएस की तरफ, ठीक। महाबलाधिकृत, क्या नाम है? महाबलाधिकृत, ये होता था मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति, कमांडर इन चीफ। ओके, नेक्स्ट महादंड नायक, महादंड नायक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह होता था, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? भारत के सीधे है कौन अभी वर्तमान समय? कोई सरकारी नागरिक हो गया मैं सीजीआई सॉरी धनंजय यशवंत। उनको देख रहे हैं लोग क्या देख रहे हैं बताओ। धनंजय यशवंत, ठीक है। अगला पॉइंट है संधि विग्रहित, संधि विग्रहित, युद्ध प्लस शांति प्लस विदेश नीति, इतने सारे पद, युद्ध प्लस शांति प्लस विदेश नीति। अब इसके अलावा यहां पर लिखो नाम और पद, और यहां पर लिखना है शासन। ये लिखो आगे लिखो शासन, जैसे हरिसेन बहुत बड़ा आदमी, हरिसेन एक ही साथ में कितने पद पे था? किन किन पद पे था? महारामात भी था, महादंड नायक भी था, एंड संधि विग्रही भी था। तीनों था कि नहीं था वो? आते से अपन को क्या कर रही क्या था? एक ही साथ में एक पद पे, एक तो कुमारा मात्र भी था, और भी क्या था? महादंड नायक भी था ये, और क्या था ये? संधि विग्रही भी था एक साथ में। यानी कि एक ही साथ में संधि के पास तीन महत्वपूर्ण पद थे। ये किसके समय रहा होगा? ये समुद्रगुप्त के समय रहा होगा। ये किसका महामात्य है? मतलब किसका महामात्य है? समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त। अगला नाम एक नाम है क्या? अगला नाम है ध्रुवभूति। ध्रुवभूति ये महादंड नायक था। क्या था ये? महादंड नायक था, लेकिन किसके समय?
समुद्रगुप्त के समय। अरे एक आईएएस होता है क्या? कई सारे आईएएस होते हैं, कई सारे आईएएस होते हैं, द्रौपदी। अगला नाम इसके नीचे लिखना है शिखर स्वामी। क्या नाम है? शिखर स्वामी। ये क्या था? ये था तुम्हारा माध्य। क्या था ये? तुम्हारा माध्य। इसमें समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय रहा होगा। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ये तुम्हारा माध्य रहा होगा शिखर स्वामी। अगला नाम आम्रकार्दव। आम्रकार्दव, ठीक है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। आम्रकार्दव ये है मुख्य सेनापति। मुख्य सेनापति है किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब जैसे मैं एक बात समझो, यहाँ पर तुम लोगों ने देखा गुप्त प्रशासन में कि राजा के बाद उसी का बेटा राजा बन रहा है ना? शासन में भी ऐसा हो रहा है, शासन में भी ऐसे हो रहा है। जैसे हरिसेन, हरिसेन कितने सारे पदों पे, ठीक है, उसका जो बेटा है पृथ्वीसेन, हरिसेन का बेटा है पृथ्वीसेन, वो भी इन्हीं पदों पर रहा। इसका मतलब है यहाँ पर भी वंशानुगत शासन चला, हेरिडिटरी के आधार पर। गलत नहीं चला, ठीक है। ये अगर इस तरह का कोई पॉइंट आ जाए कि क्या केंद्रीय प्रशासन में भी वंशानुगत सिस्टम चल रहा था, वो हाँ चल रहा था। इसका स्पष्ट उदाहरण हमको देखने को मिलता है हरिसेन के बेटे पृथ्वीसेन के रूप में। ओके, आगे ये हो गया फल पर, ये सब हो गया। अब आएगा क्रांति प्रशासन। ठीक है, क्या लिखना है? प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। नहीं, गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति या अवनी कहा जाता था। भुक्ति या अवनी कहा जाता था। ओके, भुक्ति या अवनी कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति या अवनी कहा जाता था। और कोई बात कही जाती है? ठीक, कोई बात हो गया। अगला पॉइंट देखो, भुक्ति या अवनी कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट लिखो, सीमांत प्रशासन। सीमांत प्रांत तुमने सुना होगा ना, जैसे खान खान को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था ना। तो वैसे ही सीमांत प्रांत होते। सीमांत प्रांत किसको कहते हैं? जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है तो क्या कहलाएगा? सीमांत। जैसे यहाँ पर सिंधु प्रदेश है, तो सिंधु प्रदेश भारत में क्या हो जाएगा? सीमांत प्रांत हो जाएगा। तो सीमांत प्रांत का जो प्रमुख होता था उसे गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था। अब जैसे बीच में क्या आ जाएगा? बीच में यूपी है, तो ये क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रांत हो जाएगा। तो आंतरिक प्रांत का जो प्रमुख माना जाता था उसे कहते थे उपरीक। क्या कहा जाता था? उपरीक। समझ में आ गया? प्रांतीय प्रशासन को गुप्त काल में ये सब कहा जाता था। सीमांत प्रांत के प्रमुख को गोप्ता कहा जाता था। इंटरनल जो प्रांत होते थे उनको उपरीक कहा जाता था, ठीक है।
अगला देखो राजस्व प्रशासन, क्या लिखना है? राजस्व नाम लिखना है राजस्व प्रशासन। क्या कराया जाए इसमें? भूमि से उपज का छठा भाग 1/6 लिया जाता था। छठा भाग या 1/6 लिया जाता है। छठा भाग 1/6 क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था, ठीक ना? टैक्स 1/6 टैक्स लिया जाता था। ठीक है भाई, लिखो। जैसे एक यहां लिखना कर के नाम, कर, ठीक है? कर कौन से थे? एक कर होता था भाग, ठीक है? एक कर होता था भोग, भाग भोग। एक कर होता था उदक, कर, ये सब कर के नाम क्या है? भाग, भोग, उदक। ओके, ये सब करके नाम। नेक्स्ट भाग में क्या? भूमि का 1/6, भूमि का 1/6 राजा द्वारा लिया गया। भूमि का मतलब जहां पर जो भूमि में आप अनाज उत्पन्न करेंगे, हाँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट भोग क्या है? ग्रामीणों द्वारा राजा को दी गई भेंट, ये कहलाता था भोग। उधर क्या होता था? ये होता था सिंचाई कर, ये होता था सिंचाई कर। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, भूमि माप की इकाई कौन सी? द्रोणवाप, द्रोणवाप, कुल्य वाप, द्रोणवाप, कुल्यवाप, पाटक, ये तीन ऐसी इकाइयां थी जिससे जमीन को नापा जाता था। ठीक है, और एक लिख सकते हैं आरवाप। ये क्या थी? गुप्त प्रशासन के दौरान जमीन को नापने की यूनिट। जैसे अभी तुम कैसे नापते हो? गज में, वर्ग में, ऐसे नापते हो कि नहीं? उसमें ये नापने की इकाई है। एक और इसमें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, निवर्तन। क्या है? निवर्तन। ये भी क्या है? भूमि को, जमीन को नापने की एक यूनिट है, निवर्तन।
ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखो, इसे क्या लिखो, राजकीय भूमि अनुदान। राजकीय भूमि अनुदान यानी कि जब राजा के द्वारा किसी लोगों को ग्रांट में जमीन दे दी जाती थी तो ऐसी जमीन को राजकीय भूमि अनुदान कहा जाता था और इसमें नाम आता था अग्रहार। अग्रहार प्लस ब्रह्मदेव, अग्रहार प्लस ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को दी गई जमीन, ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन। अब इसमें अभी इसको सुनना बहुत जरूरी बात है। अग्रहार और ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को दी गई जमीन जो कि दान में, ठीक है, यानी कि उस समय के प्रशासन में ब्राह्मणों को जमीन दान में मिला करती थी और ये सामंतवाद का उदाहरण दिखाई दे रहा है। यहीं से स्टार्ट होगा सामंतवाद। क्या मतलब, जब भी राजा के द्वारा अपने लोगों को जमीन ग्रांट के दे दी जाती थी या सेवा के बदले दी जा रही हो जमीन का टुकड़ा, तो ऐसी व्यवस्था से उत्पन्न एक यूनिट होती है, एक व्यवस्था होती है जिसको कहते हैं फ्यूडलिज्म यानी कि सामंतवाद। यानी कि राजा अपने अधिकारियों को जब पैसा ना दे, जैसे आज के जो अधिकारी, आज की जो सरकार है उनको जमीन देती है, भैया तुम आईएएस का काम कर रहे हो, तुमको ये जमीन देते हैं तो तुम यूज करो। ऐसा तो हो नहीं रहा। ऐसा इस समय क्या हो रहा है, नगद पैसा मिल रहा है, सीधा कैश मिल रहा है, राइट। लेकिन उस समय कैश का सिस्टम इतना ज्यादा था नहीं, उतना ज्यादा पैसा था नहीं, ठीक है ना। तो राजा क्या करता था, क्योंकि जमीनें ज्यादा होती थी, जंगल ही सारे होते थे, तो राजा जो है अपने लोगों से बोल करके जंगल को साफ करवा देता, जमीन तैयार करवा देता और खेती हो जाती। तो जो भी अधिकारी उनके अपॉइंट किए जाते थे उनको 10 बीघा 50 बीघा जमीन दे देगी, भैया तुम इस पे खेती करवाओ, उससे जो तुमको इनकम मिले उससे तुम उनका पालन पोषण करो। अधिकारी अपॉइंट होते थे, वो यदि तो उनकी क्या बोल देते जाते थे, बस जमीन दाव करनी पड़ती थी। तो उनके अधिकारी उनके बेटे नहीं आ जाते थे, पंचायत नहीं हो गया, उनके बेटे आ जाते थे, नहीं समझे। अपने यहाँ ऐसे होता था, ऐसे होता है आईएएस जो पिता है वही बेटा भी आईएएस, ऐसा नहीं होता अपने पास नहीं होता है। नहीं जमीन जाती है ना पापा भी अपनी अलग से वो तो उसके पिता की जमीन है। नौकरी थोड़े अब इसमें समझना है जो समझाना चाह रहा हूं। जैसे राजा ने किसी व्यक्ति को जमीन दे दी काम करने के बदले, जैसे कुमार मानते को मान लो जमीन मिल गई या महादंड नायक को जमीन मिल गई, ठीक, उस पे वो आदमी खेती बाड़ी कर रहा है। गांव मिलते होंगे, जमीन थोड़ी मिलती थी, गांव नहीं रहते थे पूरे पूरे, नहीं समझ रहे। जैसे गांव है, तुम्हारा गांव है, गांव में जमीन है नहीं, तो उस समय अधिकारियों को 2-4-10 गांव में से दे दिया, भैया फला 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 गांव तुम्हारा, उसमें जितनी खेती वो सब तुम्हारी, वहां काम करने वाले जितने लोग वो सब तुम्हारे। क्या मतलब, वहां का पूरा प्रशासन तुम देखोगे, वहां का मैनेजमेंट तुम देखोगे, वहां की खेती से उत्पन्न जितना पैसा है वो जो किसान है वहां के वो सारे लोग तुमको टैक्स देंगे, उससे तुम अपना पालन पोषण करोगे। लेकिन ये व्यवस्था थी कहां, तुम्हारे माथे को दी गई जमीन में, महादंडनायक को, महाबलाधिकारी को, ऐसे लोग। लेकिन अगर राजा ने तो कोई भी जमीन अग्रहार या ब्रह्मदेव को दी है, मतलब ब्राह्मणों को दी है, तो स्पष्ट दिशा निर्देश होता था राजाओं का। वहां पर एक बढ़िया पत्र लिखा जाता था उस गांव के प्रमुख के पास, ये जो ब्राह्मण होते थे उनके पास लेटर होता था बकायदा, क्या कि गुप्त काल के किसी भी अधिकारी के पास ये अधिकार नहीं है कि इस गांव से होते हुए चले जाएं, क्रॉस कर रहे हो तो कर जाओ, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर इनको कुछ भी नुकसान हुआ तो सारी भरपाई तुम करो। तुम निकल रहे हो, तुम भूखों मर रहे हो, तो तुम सोचो कि तुम्हारे खाने की व्यवस्था, तुम्हारे घोड़े के चारे की व्यवस्था ये करेंगे जो संभव नहीं है। नेक्स्ट, तुम किसी भी मामले में, प्रशासन के किसी भी मामले में इनके मैटर में जाकर के इंटरफेयर नहीं करोगे। ये तुमको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देंगे। ये ऐसी व्यवस्था सिर्फ किसके सामने दिखाई दे रही है, अग्रहार और ब्रह्मदेव के लोगों के पास। ये जमीन का नाम है,
जैसे कोई गांव है, उस गांव में ज्यादा मैक्सिमम ब्राह्मण है, और गुप्त राजाओं ने उस गांव को कह दिया भैया ये अग्रहार है और ये ब्रह्मदेव है। उस अग्रहार और उस ब्रह्मदेव जमीन पर या गांव पर गुप्त प्रशासन का 1% अधिकार नहीं होता, जबकि जमीन में नहीं मिलती। अरे हो गए किसके? ब्राह्मणों के। उस पर किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं, चाहे तुम्हारा मार किया जाए, चाहे महाबलाधिकार का जाए, कुछ नहीं हो सकता। ना वो तुमको पानी की व्यवस्था दी, वो उनकी इच्छा है कि तुमको पानी दे दें। तो सर अगर किसी ने अटैक कर दिया तो अटैक कर ही नहीं सकते, नहीं बाहर वाले हैं। तो जितने अधिकारी हैं सब उसकी सुरक्षा में लगे हैं। कहाँ पर गलत बात है? सुरक्षा नहीं कर सकते। सारी सुरक्षा सारी मिशनरी लगा दी जाएगी इनके ऊपर। किसी भी तरह से पहली बात तो जो गुप्त प्रशासन के लोग वो तो अटैक कर ही नहीं सकते। बाहरी अगर दोनों आक्रमणकारी आ गया नहीं तो पूरी की पूरी मिशनरी लग जाएगी इनको बचाने के लिए। सर ये आपके से कोई कहते हैं काम करते हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट कौन? है ये सबसे बहुत मजबूत पिलर सबसे भारत आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति सारे उपस्थित लोग जो व्यक्ति दिमाग से ठीक वो सब ब्राह्मण है, कौन दिमाग से ठीक नहीं? सब दिमाग से। तो जो व्यक्ति दिमाग से ठीक है नहीं, दिमाग से ठीक हो ब्राह्मण कहलाओ। जैसे गौतम बुद्ध ने खुद को ब्राह्मण कहा। तो हर व्यक्ति जो व्यक्ति दिमाग से सही है, दिमाग से दिवालियापन नहीं। अगर दिमाग से दिवालियापन नहीं ब्राह्मण है और हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान इसे ब्राह्मण कहेंगे। तो तुम जाने जो व्यक्ति विद्वान है किसी भी मामला में, किसी भी विषय में, अगर वो थोड़ी दक्षता रखता है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाएगा? हाँ, तुम अपने विषय में ब्राह्मण है कि नहीं? सब अपने अपने विषय के ब्राह्मण। क्या बोल रहे हैं? कराएंगे हम ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। भारत में जन्म लेने वाला हर आदमी हिंदू और भारत में जन्म लेने वाला हर आदमी ब्राह्मण, बस दो ही बात। हर आदमी ब्राह्मण, हर आदमी ब्राह्मण का कोई ठेका ब्राह्मण नहीं ले, हर आदमी ब्राह्मण, बस बात। और ब्राह्मण और पंडित दोनों डिफरेंट चीजें हैं। पंडित तो बड़ी चीज है। पंडित का सिंगार हो जाता है विद्वान से। हिंदी के किसी भी साहित्यकार से आप पूछ लीजिए, पंडित का स्पष्ट मतलब होता है वो प्रत्येक व्यक्ति पंडित जो होगा विद्वान। तुम जाकर पता करो पंडित मतलब क्या? सर पता है वो विद्वान होता है। विद्वान पंडित का अर्थ क्या निकलता है? विद्वान। तुम अपने विषय के अगर मैं अपना विषय है तो अपना विषय है, तो तुम अपने विषय पंडित हो ना। अब जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारा काम है मोबाइल वाला, तो तुम मोबाइल की पंडित, उसके विषय में जितना तुमको पता हमको पता है नहीं पता, किसको पता है नहीं पता। ये दवाई का मामला जानती है, तुमको पता है कौन सी दवा कहाँ खानी है, तुम अपने आप खा लोगे, निपट जाओगे। ये पंडित नहीं करेंगे, विद्वान है ना। हाँ, सब पंडित, सब पंडित, सब ब्राह्मण, सब हिंदू। सबसे ज्यादा शोषण ब्राह्मणों अत्याचार हो
जब ज्यादा है ऐसे तभी कुछ ले लेता है। और क्या करना भाई, हो गया फिर और कुछ अभी मसला ये सब तो थे। हाँ, अब और क्या समझना है हम लोगों को? हाँ लिखो, गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन साहित्य ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे बढ़िया चीजें लिख गुप्तकालीन, कालिदास का नाम तो लिखना ही है, लिख देंगे भाई कालिदास है ना। इनकी कुछ रचनाएं जैसे अभिज्ञान ठाकुर, एक नाम लिख देंगे। हाँ एक नाम खाली 120 ले लेते है ना, वो बड़ा नाम है जिसमें कालिदास हो गया। शूद्र वृक्ष कटिकम, क्या है शूद्र की रचना क्या है? वृक्ष कटिकम, वृक्ष कटिकम। इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का। ओके, वृक्ष कटिकम, वृक्ष कटिकम मिट्टी का खिलौना। कुछ खास बातें पता है अंग्रेज के बारे में? बसंत सेना और चारू दत्ता एक बार समझाया मैंने तुमको। वृक्ष कटिकम बहुत शानदार किताब है। इसकी पहली बार इस किताब में निम्न वर्ग के लोगों को मुख्य पात्र बनाया। सही बात, चारू दत्ता एंड बसंत सेना, याद आया? यानी कि पहली बार राज परिवार को छोड़ करके निम्न वर्ग के लोगों को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट लिखना है। किताब किस भाषा में होगी? संस्कृत में। ओके, किताब किस में है? नहीं संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन निम्न वर्ग के लोग, लेकिन निम्न वर्ग प्लस स्त्री, प्राकृत भाषा बोलते दिखाई देते हैं, प्राकृत भाषा बोलते दिखाई देते हैं। मतलब क्या भाई, ये एक नाटक है, मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट में पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ये घटना है उज्जैन, यानी कि उज्जैनी है ना। इस मतलब वृक्ष कटिकम 10 चैप्टर की बहुत मोटी किताब है, संस्कृत भाषा में दी किताब है, एक नाटक की तरह है। फिर क्या मामला कहानी है? उज्जैनी का मामला है। कहाँ का मामला है? उज्जैनी। एक ब्राह्मण व्यापारी, पहली बात ध्यान से समझना है यहाँ पर, ब्राह्मण क्या है? व्यापारी। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि ब्राह्मण वर्ग इस समय तक अपने पैसे को कर्ज दे रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि ब्राह्मण थर्ड क्लास में आ जा रहा है, थर्ड क्लास मतलब वैश्य वर्ग में आ जा रहा है। तो एक ब्राह्मण व्यापारी है जिसका नाम है चारुदत्त। क्या नाम है? चारुदत्त। उज्जैनी की एक गणिका है स्त्री जिसका नाम है बसंत सेना। क्या नाम है? बसंत सेना। यानी कि ब्राह्मण चारुदत्त व्यापारी जो है उसे उज्जैनी की गणिका बसंत सेना से आपस में दोनों को प्यार हो जाता है, दोनों को प्रेम। और इन्हीं दोनों की इस प्रेम कहानी का पूरा वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। जिस समय देखते हैं शूद्र किसको मुख्य पात्र बना रहे हैं? एक ब्राह्मण व्यापारी जो कि थर्ड क्लास में जा रहा है, वैश्य वर्ग में जा रहा है, तो निम्न वर्ग हुआ ना। और एक निम्न क्लास की लड़की जिसको की गणिका का काम कर रही है, वेश्यावृत्ति का काम कर रही है, उन दोनों की प्रेम कहानी का वर्णन, जिसमें निम्न वर्ग के लोग और स्त्रियां कौन सी भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्राकृत। लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग उसमें राजा परिवार से संबंधित थे वो संस्कृत बोलते दिखाई देते हैं।
समझ आ रहा है? ये उस समय के साहित्य की पहली रचना है जिसमें राज परिवार को छोड़ करके निम्न वर्ग के लोगों को मुख्य पात्र बनाया गया हो। समझ आ रहा है? और संस्कृत में लिखी गई किताब थी, लेकिन इसमें राज परिवार के लोग संस्कृत बोल रहे हैं और स्त्री और निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, प्राकृत बोल रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से भेदभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? इसमें क्लास पॉइंट लिखना है तुमको। ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त एवं उज्जैनी। अब इससे मतलब समझा जाएगा ना कि शूद्र की वृक्षकट्यम का सेंटर कहां है, उज्जैनी। ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त एवं उज्जैनी की गणिका, वसंत सेना की प्रेम कहानी का वर्णन, बस इतनी। हो गया? विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, क्या लिखेंगे? विष्णु शर्मा की किताब कौन सी? पंचतंत्र। ओके, इसका अरबी अनुवाद हुआ है। क्या हुआ है? अरबी अनुवाद हुआ कलीला बिगना के नाम से, कलीला बिगना के नाम से। ये है क्या कलीला बिगना? दो भेड़िए मिलकर के एक शेर का शिकार कर रहे हैं। सोच लो, इसका मतलब क्या हुआ? बस हो गया। अब लिखना है लास्ट पॉइंट, गुप्तकालीन।